अभी तक हमने भारत के भौतिक स्वरूप का अध्ययन कर लिया, जो कि अपने चैप्टर नंबर 12 था। और नेक्स्ट चैप्टर 13 नंबर ज्योग्राफी स्टार्ट की थी हमने। आज हम चर्चा करेंगे भारत की नदियाँ और झीलों के बारे में। चैप्टर नंबर 13, भारत की नदियाँ और झीलों की बात करें तो हम देखेंगे कि आरंभ में जितनी भी बस्तियाँ या जितने भी जो बड़े बड़े महानगर है वो सारे नदियों के किनारे बसे हुए हैं। ऐसा क्यों है भाई? सीधी सी बात, देखो नदियाँ हैं, कहते ना जल है तो जीवन है। फिर नदियाँ होगी, पानी की मात्रा होगी, जो मैदानी भाग होंगे वो कैसे होंगे? उपजाऊ होंगे। तो ज़्यादा उपजाऊ होगा तो लोगों को ज़्यादा रोज़गार मिलेगा और लोग वहाँ ज़्यादा रह सकेंगे। भाई सीधी सी बात है। अब हम नदियों का किस प्रकार अध्ययन करेंगे? नदियों को हमने मुख्यतः दो भागों में, वैसे आप तीन प्रकार से भी इसको बांट सकते हैं। सबसे पहले आप हिमालय की नदियाँ, कौन सी नदी हो जाएगी? हिमालय की। दूसरे नंबर कौन सी हो जाएगी? आपके दक्षिण भारत की नदियाँ। और तीसरे नंबर पे आपको हो जाएगी आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, जो अंदर ही बहने वाली। तो हमने सबसे पहले अपन देखते हैं नदियों को मुख्यतः तीन भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले हिमालय क्षेत्र की नदियाँ, या आप कह सकते हो उत्तरी भारत की नदियाँ। फिर दूसरे नंबर आप लिख सकते हो दक्षिणी भारत की नदियाँ, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती। इनके बारे में अपन अगली वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। उसके अलावा आंतरिक अफवाह की नदियाँ, जो अंदर ही इनके मतलब बड़े महासागरों में नहीं गिरती और अंदर ही उनका क्या होता है? अफवाह ड्रेनेज होता रहता है। उत्तरी भारत की बात करें, हिमालय प्रदेश से, तो सीधी सी बात, यहाँ पर आपके बड़े बड़े ग्लेशियर्स होंगे और यहाँ से आपकी कई सारी नदियाँ, प्रमुख नदियाँ निकलती है। और ये सदा नीरा भी होती है। सदा नीरा कैसा? मतलब हमेशा बहने वाली। क्यों? सर्दियों में बर्फ़ जमी होती है, बारिश आप वो गर्मियों के टाइम बर्फ़ पिघलती रहती है, वो चलता रहता है। मतलब कुल मिला के हमेशा क्या होती रहती है? नदियाँ ये बहती रहती है। कई बार तो ज़्यादा सर्दी के कारण ये जम भी जाती है। अब नदियों के बारे में अपन देखें तो जो उत्तरी भारत की नदियाँ, उसमें देखो ये आपके हो गया सबसे पहले जो आज अपन कर रहे हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी के बारे में और उसका पूरा तंत्र अपन देखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इधर से अपन देखेंगे उत्तराखंड से गंगा नदी वाला पूरा सिस्टम। तो दूसरा तंत्र कौन सा पढ़ेंगे? गंगा नदी का तंत्र। और तीसरा बात करेंगे इधर से अपन लास्ट में अपने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। तीनों नदी तंत्र कंप्लीट करते ही अपना उत्तर भारत जो हिमालय की नदियाँ, ये तंत्र पूरा हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद दक्षिण भारत की नदियाँ एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपके झीलों के बारे में और फिर थोड़े बहुत जो राजस्थान की प्रमुख नदियाँ उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो अपन यहाँ सिंधु नदी तंत्र की स्टार्ट करते हैं। सिंधु नदी तंत्र को ध्यान से देखिए। नदी तंत्र क्या होता है? देखो मैंने कहा जैसे ये सिंधु नदी, अब इसमें जो भी नदियाँ साथ में इसके मिलेगी इसको हम सहायक नदियाँ कहेंगे। भाई प्रमुख नदी है। हम देखते हैं ना कई बार, जैसे घर में नाली होती है, एक नाली जाती है, फिर उसमें दूसरी मिलती है, फिर तीसरी मिलती है, चौथी मिलती है, इस प्रकार कई सारी नाली। ऐसे एक पूरी नदी है, इसमें क्या होता है? छोटी छोटी कई सारी नदियाँ मिलती है। इनको अपन क्या कहते हैं? इसकी सहायक नदियाँ। और ये जो सहायक नदियाँ यानी पूरी नदी, इन पूरे को मिलाकर अपन क्या कहते हैं? एक तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्र। जैसे अपन शरीर में पाचन तंत्र अलग है, उत्सर्जन तंत्र अलग है, श्वसन तंत्र अलग है, इन सबको मिलाकर अपन पूरा एक शरीर का तंत्र बनता है। तो इसी प्रकार ये क्या बनता है? एक शरीर का क्या बनता है? तंत्र बनता है। मतलब यहाँ पर नदियों का क्या बनता है? एक तंत्र। ये नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। तो इसमें क्या क्या शामिल है? एक तो सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ शामिल है। फिर क्या है इसमें? कौन कौन सी? देखो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये मैंने आपको क्रम भी बता दिया। ये मुख्यतः इस नदी तंत्र की 6 नदियाँ, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। जल ग्रहण क्षेत्र इसका कितना है? 11 लाख वर्ग किलोमीटर। जल ग्रहण का मतलब कितने बड़े क्षेत्र से इसको जल मिलता है, कितने बड़े क्षेत्र में इसका जल प्रवाहित होता है। जैसे ये नदी गई, इसमें ये नदियाँ मिली, ये पूरा जो क्षेत्र है उसको अपन क्या कहेंगे? जल ग्रहण क्षेत्र। कहाँ कहाँ से जल लेती है? तो जल कहाँ कहाँ से, कितने क्षेत्र से ग्रहण किया इसने? 11 लाख वर्ग किलोमीटर में। इसका उत्तरी प्रवाह भारत में। ये देखो इस नदी का जो स्टार्टिंग है, जो उत्तरी प्रवाह है वो कहाँ हो रहा है? भारत में। इसके बाद ये नदी कहाँ आ जाती है? पाकिस्तान में आ जाती है। इसके बाद ये सारी नदियाँ, लगभग सारी नदियाँ कहाँ आ जाती है? पाकिस्तान में आ जाती है। तो अपन कह सकते हैं ऊपरी प्रवाह है या उत्तरी प्रवाह है कहाँ होता है? भारत में। दक्षिण निचला प्रवाह कहाँ होता है? पाकिस्तान में होता है। सतलज नदी पर आगे चर्चा कर ले। हम भागड़ा नाकल बांध बना हुआ है। बांध क्या होता है? सिंपल सी बात है, अभी हमने कहा था नदियाँ जीवन दायिनी नदियाँ है। ये नदियों का क्या करते हैं? जैसे ये नदी गई और बीच में एक आप बड़ा सा पत्थर या जो भी आपके डैम कहते हैं जैसे वो बना दिया, तो पानी क्या हो जाएगा? यहाँ रुक जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा? एक सागर बन जाएगा। और फिर इसके विभिन्न नहरों के माध्यम से या विभिन्न माध्यमों से अलग अलग जगह पहुँचाया जाता है। जैसे अपने कई सारी, जैसे इंदिरा गांधी नहर अपने राजस्थान, देखो आपने चर्चा की थी भौतिक प्रदेश में, राजस्थान में, उसमें क्या स्थिति थी? मरुस्थलीय प्रदेश था। लेकिन वहाँ अपन देखा था इंदिरा गांधी नहर आने के बाद में आजकल तो वहाँ खजूरों की खेती भी हो रही। तो कह सकते हैं अपन
ये जो नदियों का प्रवाह रोककर अपन जो बांध बना रहे हैं वो क्या होता है, जनहित में ज़्यादा उपयोगी। तो भाखड़ा नागल बांध बने आपके सतलज पर। झेलम नदी पर श्रीनगर बसा, इंपॉर्टेंट शहर है श्रीनगर, मैंने पहले ही कहा था जो प्रमुख शहर है लगभग किसी न किसी नदी पर बसे हुए हैं, क्योंकि नदियों पर बसे पानी की पर्याप्त मात्रा होती है, प्रदेश उपजाऊ होते हैं और चीज़ की यहाँ पर लगभग कमी नहीं रहती। तो अब सबसे पहले अपन नदियों के बारे में चर्चा करते। देखो ये रही अपने सिंधु नदी, तो यहाँ देखो तिब्बत पड़ता है। तिब्बत वैसे 1955 के बाद कह सकते हैं कि इसके ऊपर चीन का अधिकार है, चीन इसके ऊपर अपना अधिकार जताता रहता है कि चीन कहता है ये मेरा है, कौन सा, तिब्बत, ठीक है। तो इस तिब्बत में से सिंधु नदी निकलती है। तिब्बत में झील यहाँ पे है आपके मानसरोवर, आपके झील में एक ग्लेशियर्स कह सकते हैं जिसका नाम है शाना ख्याबाब ग्लेशियर। देखो ग्लेशियर क्या होता है, सिंपल सी बात कहूँ तो बर्फ का पहाड़, वो पिघलता रहता है वहाँ से और पानी आता रहता है, बड़े बड़े पहाड़ है यहाँ पे, तो यहाँ से ये नदी निकलती है। फिर आपके यहाँ से होते हुए ये सिंधु गार्ड्स क्या होता है, यहाँ पे आपके जो स्थान है सिंधु नदी के द्वारा यहाँ पहाड़ से क्या हुआ, काटा हुआ है, और ये सिंधु नदी आके जाते और ये पाकिस्तान में आते हुए यहाँ पर आपके अरब सागर में गिर जाती है। अब सिंधु नदी तो हमने देख ली निकलती कहाँ से और अंतिम में कहाँ से गिरती है, ये आपको ध्यान रखना है, अपने इतना ही लेवल से पढ़ना है। बाकी इसके ऊपर अपन कितना भी पढ़ सकते हैं, जितना पढ़े उतना ही कम है, लेकिन आपकी जो बेसिक चीज़ है वो सारी इसमें, और बुक से कुछ न कुछ इसमें ज़्यादा ही है। तो अपन देख लिया सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत में शाना ख्याबाब ग्लेशियर से निकलती है, और ये कहाँ जाती है, सिंधु गार्ड्स से फिर कहाँ जाती है, पाकिस्तान में आ जाती है। आगे चले, उसके बाद आपके झेलम कहाँ से निकलती है, कश्मीर में बेरीनाग के पास है, बेरीनागिस्तान के पास है आपके शेषनाग झील। कौन सी झील है, शेषनाग झील। इस शेषनाग झील से निकलती है आपके कौन सी, झेलम, और ये यहाँ पहाड़ी से तो आते आते यहाँ पर ये मैदानी में प्रदेश करती है, और ये यहाँ इस प्रकार जिग टाइप चलती है, मतलब अपन कह सकते हैं सीधी चलती है। ऐसी क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है, देखो यहाँ से आती है तब तो ऊपर से आती है वो, लेकिन यहाँ आती है वो एक मैदानी प्रदेश में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। और मैदान में नदियाँ क्या होती है, इस प्रकार से चलती है, सर्पिलाकार आकार। क्यों, नदियाँ तो सीधी चलनी चाहिए, लेकिन जब नदियों की मैदान में आ जाती है नदियाँ, उनकी गति कम हो जाती है, तो इस प्रकार के आकार वो चलना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर ये झेलम नदी सर्पिलाकार आकार में कुछ देर चलती है, और उसके बाद में ये आपके किस नदी में मिलती है, देखो इस नदी में मिलती है। ये कौन सी है, चिनाब नदी। ये कौन सी है, चिनाब। झेलम के बारे में पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे चिनाब की। देखो चिनाब, रावी और व्यास, चिनाब, रावी और व्यास तीनों कहाँ से निकलते हैं, पहली चीज़ तो हिमाचल प्रदेश से। तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से। चिनाब कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रा से। देखो बारालाचाला दर्रा क्या होता है बता चुके हैं अपन, दर्रा क्या होता है, जहाँ से नदियाँ गुजरती रहती है। तो यहाँ से ये नदी अपन कह सकते हैं निकलती है, बारालाचाला दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। कौन सी नदी निकलती है, चिनाब नदी। ये चिनाब आ रही है, आते आते यहाँ पाकिस्तान में, इसमें कौन सी नदी भाई शामिल हो रही है इसमें, सहायक नदी कौन सी इसकी, झेलम नदी। किस में मिल रही है, अपने चिनाब में मिल रही है। तो ये चिनाब आगे चलकर देखो, चिनाब खुद आगे मिल जाती है सतलज में, अपन देखेंगे अभी। तो चिनाब तक तो आगे होगा समझ में। चिनाब के बाद देखें तो कौन सी आ गई, रावी। ये रही, देखो बताया था अभी तीनों नदियाँ किसमें से, हिमाचल प्रदेश में। रावी कहाँ से निकलती है, यहाँ पर जिला है कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। कौन सा जिला है, कांगड़ा। इस कांगड़ा जिला में एक दर्रा है, नाम है रोहतांग दर्रा। क्या नाम है, रोहतांग दर्रा। उस दर्रे में से नदी निकलती कौन सी, ये रावी, और ये भी किस में मिल जाती है, चिनाब में। तो एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, अपने इस चिनाब में ऊपरी तरफ से झेलम, और यहाँ से दक्षिण तरफ से कौन सी नदी मिल रही है इसमें, रावी। और एक छोटी सी नदी आपको बीच में दिख रही है, देखो व्यास नदी, हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रे, सेम जो रोहतांग दर्रा यहाँ है, यहीं से यह नदी निकलती है, रोहतांग दर्रे से। और व्यास नदी फिर आगे जाकर किस में मिलती है, ये देखो छोटी सी नदी दिख रही, व्यास नदी किस में मिल जाती है, ये इस तंत्र की एकमात्र नदी है जो भारत में किसी दूसरी नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पे ये किस में मिल गई भाई, ये देखो कौन सी नदी थी, सतलज। सतलज हम देखते हैं, ये भी मानसरोवर के पास में से निकलती है। ग्लेशियर कौन सा, राकसताल। क्या नाम इसका, राकसताल। सतलज नदी के बारे में बात कर रहे हैं, सतलुज भी कह सकते हो। ये नदी जा रही है, यहाँ पे देखो व्यास मिलती, कौन सी नदी मिलती है इसमें व्यास नदी मिलती है। सतलज और व्यास नदी की जहाँ पे मिलती है, कौन सा स्थान है, हरिके। यहाँ पे हरिके बांध, हरिके बैराज भी बनाया हुआ है पंजाब में, ये कपूरथला नामक स्थान के पास है। हरिके स्थान पर ये आपके दोनों मिलते हैं, व्यास और सतलज। उसके बाद सतलज आगे जाती है, आगे जाते ही सतलज में कौन मिल जाती है, चिनाब मिल जाती है। चिनाब में पहले कौन मिल चुके हैं,
चिनाब में पहले कौन मिल चुके हैं? चिनाब में पहले से देखो झेलम मिल गई और यहाँ से कौन मिल गई? रावी मिल गई। और फिर हम आगे चलते हैं तो ये आगे आपके जो चिनाब है वो भी सतलज मिल जाती है और सतलज आपके आगे जाकर किस में मिल जाती है भाई? ये जो सिंधु नदी है इसमें मिल जाती है। यहाँ देखो इस पूरे में संगम में कितनी नदियों का संगम हो रहा है? 5 नदियों का संगम हो रहा है। इसलिए अपन कहते हैं पंच आब। पंजाब नाम 5 नदियों के संगम के ही कारण पड़ा। इनको हम पंच नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पंच नद। आप कहोगे सर नदियाँ तो 6, अरे छठी नदी तो भारत में विलय हो गई ना, मतलब पहले ही इसमें मिल गई। इन नदियों के समूह के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा? पंजाब। पंज प्लस आब, पंज मतलब 5, आब मतलब क्षेत्र, नदियों का क्षेत्र। तो 5 नदियों का क्षेत्र के कारण इसको अपन पंजाब कहते हैं। ये वर्तमान में कहाँ रह चुका है? पाकिस्तान में रह चुका है। पंजाब तो पहले से नाम पड़ा हुआ था, इसका रखा हुआ था। तो अपन क्या कह रहे भाई? पंच नदी के बारे में हमने चर्चा कर ली, नदियाँ देख ली हमने, कहाँ कहाँ से कौन सी नदियाँ निकलती है वो सारा स्थान हमने देख लिया। और आपके सतलज नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में दर्रा है आपका, कौन सा? सिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा है? सिपकिला दर्रा। इस सिपकिला दर्रे से कहाँ प्रवेश करती है? भारत में प्रवेश करती है। I mean, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, एक ही बात है। तो अपने जो सिंधु नदी तंत्र था इसमें आपको ये क्रम याद रखना आपको। और झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, सबसे ऊपर कौन सी है? सिंधु है। तो इसके सहायक नदियों का क्रम आपको याद हो गया होगा। इसके बारे में और ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद बात कर लेंगे अपन। और ये यहाँ पर आपके जो ये कौन सी नदी थी? सतलज। और ये कौन सी थी? सिंधु। कहाँ पे मिलते हैं भाई? मिठानकोट। ये कहाँ है? पाकिस्तान। उसके बाद ये नदी कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। अपन कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं किसके बारे में? सिंधु नदी तंत्र के बारे में। अगला वीडियो में गंगा नदी तंत्र और फिर आपके ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उसके बाद अपने हिमालय की नदियाँ कंप्लीट और फिर एक वीडियो बनेगा अपने दक्षिण भारत की नदियों का।